एक चीज ये कही जा रही है कि बीजेपी के पास बेहिसाब पैसा और बहुत मजबूत संगठन है, और उसकी जितनी भी कांग्रेस की हवा हो, लेकिन जब आखिरी के 2 दिन जब चुनाव का एन पहले जो बूथ मैनेजमेंट और वोट मैनेजमेंट होता है, बीजेपी उसमें 19-20 नहीं, उसमें शायद 20-40 का फर्क है। एक चीज इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक और नई चीज ये है, ये भी कहा जा रहा है कि अगर मेजोरिटी भी 2-4 सीट से कांग्रेस की आ गई तो बीजेपी तोड़ के बना लेगी। ये हर जगह हो रहा है, ये हर जगह कहा जाता है कि अरे बीजेपी का वो होगा तो तोड़ लेगी, और ये लोग कॉन्फिडेंट है, लोग ये कह रहे हैं कि अगर इस तरह की बात, बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं कि भाई अगर तोड़ के ही बनाना है तो उसी को वोट। मैं अभी भी ये नहीं समझ पा रहा हूं अजय जी कि एक बार भी कोई ये नहीं बोल रहा है कि ये जो तोड़ के बनाने वाले हैं उनकी तरफ कोई उंगली नहीं कर रहा है कि भाई ये तोड़ के बनाना क्या ठीक बात है, ये मतलब ये तो डरा धमका के बनाने वाली बात है। तो ये इशू ही नहीं है। अगर कोई डरा धमका के आपकी सरकार बनवा रहा है तो ये भी तो इशू होना चाहिए अजय जी। और संगठन की बात दोनों पे जरा आपसे एक बार समझ लें अजय शुक्ला साहब। देखिए, आपने जो सवाल किया, पहले सभी पैनल को नमस्कार। और सवाल जो आपने किया उसमें बिल्कुल मैं इस बात से 100% सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी सांगठनिक दृष्टिकोण से कांग्रेस से मतलब आप ये समझिए कांग्रेस उसमें 30 है और 30-70 का अंतर है, तो उस स्थिति में है। और यदि हम बात करें उनके बूथ मैनेजमेंट और तमाम सारी चीजों को लेके, तो निश्चित रूप से इस मामले में भी उसकी स्थिति यही है और वो बेहतरीन मैनेजमेंट करती है, इसमें कहीं कोई बात नहीं। लेकिन आप बताइए क्या 2014 के पहले भी इस तरह से मैनेजमेंट करती थी? यदि कर रही होती तो सत्ता में होती, तो करती थी जितना उनके अपने उससे होता था, लेकिन ये तो नहीं कर पाते थे क्योंकि इसमें जो धन इस्तेमाल हो रहा है, जो लोग इस्तेमाल हो रहे हैं, जो मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, वो आज भारतीय जनता पार्टी के पास है, वो और किसी के पास नहीं है, हो भी नहीं सकती। क्योंकि जिस तरीके से अब चुनाव पूरी तरीके से धन पर डिपेंड हो गया है, तो उस स्थिति में है। लेकिन जैसा मुझे लगता है शायद उनियाल साहब कह रहे थे या दीक्षित जी कह रहे थे कि जनता लड़ रही है, बिल्कुल इस बार जनता लड़ रही है। और जब जनता लड़ रही हो तो आप कोई भी मैनेजमेंट कर लीजिए, कितना बड़ा तानाशाह खड़ा कर लीजिए, जवाब जनता देगी। तो दूसरी चीज ये है। तीसरी चीज ये है कि जिस तरह की स्थितियां हैं, सारा धन इस्तेमाल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, प्रचार की स्थितियां, उस स्थिति में कांग्रेस निश्चित रूप से कई जगह करती है। कई जगह आप देखिए ना, प्रधानमंत्री को कल रैलीज करनी थी तो प्रियंका गांधी के हेलीकॉप्टर्स की अनुमति नहीं दी गई पूरे हिमाचल। प्रियंका गांधी कल नहीं कर सकी थी, इसीलिए उनको प्लानिंग चेंज करनी पड़ी थी, आज उन्होंने की है। वो भी आज एक ही कर सकी क्योंकि मौसम आज ठीक नहीं है, पहले से ही पूर्वानुमान था और इस कारण से वो काफी लेट भी पहुंचे। तो वो स्थिति पहले तो मना कर दिया था पायलट ने उड़ाने से, तो ये भी स्थिति आती है। इसके बाद में आप देखिए, लेकिन जमीनी तौर पे जिन समस्याओं से जनता जूझ रही है, जो चीजें हैं, जो सारी चीजें हैं, वो सामने दिखाई दे रही हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि हुजूर यदि सरकार न होती आपकी केंद्र में और राज्य में दोनों जगह, तो हम कहते हैं कि चलिए ये वजह नहीं। लेकिन साहब जब दोनों जगह थे, आज कल प्रधानमंत्री वहां कहते हैं कि भ्रष्टाचार की बात और दूसरी बातें और तमाम उनके नेता कहते हैं, तो सब सबसे पहले उनकी जयराम सरकार घिर जाती है। पीपीटी घोटाला, पीपी के जो घोटाला था वो जयराम सरकार का है। जो पेपर्स लीक के सारे मसले हैं वो जयराम सरकार के हैं। जिस तरीके से तमाम कमीशन खोरी शुरू हुई, 40% कमीशन में हिमाचल भी फंस गया, जो एक बिल्कुल साफ सुथरा एक प्रकार से राज्य माना जाता, तो वो स्थिति है। उस स्थिति में आप क्या कहें? तो और इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। अब उनपे जो कहा जाए उस पर बहुत, लेकिन समस्याएं तो जनता देख रही है। क्या कभी हिमाचल में सड़कें इस तरह से टूटी होती थी? नहीं होती थी। आज है, वायदे बड़े बड़े थे, नितिन गडकरी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन 5 साल पहले वो कह गए थे 69 हाईवे से जोड़ेंगे और वो करेंगे। आज जो कांग्रेस के समय में हाईवे पे काम शुरू हुआ था वो भी वो कंप्लीट नहीं करा सके। और स्थिति ये है कि हिमाचल को एक भी
हाईवे से जो जोड़ने के प्रोजेक्ट से था वो नहीं जोड़ सके। जो एम्स कांग्रेस ने शुरू किया था वही हुआ, जो अटल टनल कांग्रेस ने शुरू की थी उसी को काफी समय तक इन्होंने काम रोके रखा, और जब किया और उसका श्रेय लेने के लिए एक वक्त में उसको किया। तो ये सारी चीजें सामने हैं, और जनता हिमाचल में इतना मूर्ख नहीं रहते हैं कि इतना वो हो, और वो है हिमाचल में काफी समझदार मतदाता है, वो पढ़ता भी है, समझता भी है। हालांकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने वहां पर भी बहुत बेड़ा गर्क किया है, लेकिन स्थितियां फिर भी है, फिर भी आज भी वहां पर जो पुराने लोग हैं वो पढ़ने लिखने पे यकीन रखते हैं और वो चर्चा करते हैं। नए बच्चों में थोड़ी सी चीजें हो सकती, और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए अपने वहां चीजों को देखते हुए आम आदमी पार्टी को वहां पर लड़ने से एक प्रकार से रोक ही दिया, और उन्होंने उनको सहर्ष स्वीकार कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी और उसके बीच में जो कहा जाता है, जो रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है वाली बात वो साबित होती है, क्योंकि गुजरात में जहां वो यहां से बहुत दूर है, दिल्ली से भी बहुत दूर है और पंजाब से भी बहुत दूर है, और आधा हिमाचल तो पंजाब से ही वो जुड़ा हुआ है और पंजाब की संस्कृति है। और ऐसी स्थिति में भी आप यहां पर चुनाव सिर्फ सिंबॉलिक लड़ रहे हैं, ये इस बात का सबूत है। तो उन्होंने बिसात तो बिछाई है, मैनेज किया है, सब कुछ है, बावजूद इसके जनता को कैसे बताएंगे, उन बेरोजगार युवाओं को कैसे बताएंगे, उन कर्मचारियों को कैसे बताएंगे जिन्हें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक चीजें नहीं मिली हैं, उनको एरियर्स नहीं मिले हैं, उन्हें कैसे बताएंगे जिनको ओपीएस और दूसरी सारी मांगे सालों से चल रही हैं और उसको पूरे करने की बात थी तो उसको भी नहीं है। तो साहब जहां आकर के आप टिक रहे हैं उन पे आप क्या, यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता जब यहां आते हैं तो स्थानीय मुद्दों पे चर्चा ही नहीं करते। वो कभी नक्सलवाद की बात करते हैं, कभी 370 की बात करते हैं, कभी किसी और चीज की बात करते हैं, कभी वो कांग्रेस के इतिहास को कोसते हैं, कभी कुछ बताते हैं, और कई बार तो वो इंदिरा जी पर हमला करते हैं। और जब इंदिरा जी पर हमला करते हैं तो हिमाचल के लोग स्वाभाविक सी रूप से उनके दिल में गुस्सा पनपता है, क्योंकि हिमाचल वास्तव में, हालांकि प्रियंका गांधी अपने हर भाषण में कहती है ये आपने बनाया है, इंदिरा जी ने तो सिर्फ सहयोग किया, लेकिन पूरी हिमाचल की जनता यही कहती है कि उसे इंदिरा गांधी ने बनाया था। तो इंदिरा गांधी ने जिस राज्य को बनाया हो, आप वहीं पर इंदिरा गांधी को यदि कुछ कहें तो निश्चित रूप से वो लोगों को, और जो पुराने लोग हैं उनको ठेस पहुंचती है, नए लोग तो शायद उतनी चीजें जानते नहीं। तो ये सारी चीजें कहीं हैं, और ऐसी स्थिति में मुझे लगता है हिमाचल में कहीं पर जो स्थितियां हैं वो बहुत विपरीत है भारतीय जनता पार्टी के लिए। सर्वे क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ये हम सब जानते हैं, और जैसा मुझे लगता है शायद किसी वक्ता ने बोला भी था, किसी वोटर के जो मेरे दोस्त भी हैं, चूंकि मैं इसलिए नाम नहीं लूंगा, तो उनका अपना राजनीतिक और वैचारिक जुड़ाव जिस संस्था से है, और एबीपी में इस समय जो एडिटर है वो पहले इन्हीं जयराम के एडवाइजर थे, तो वो भी किसी से छिपा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अब मैं इससे ज्यादा और नहीं कहूंगा, क्योंकि दोनों मेरे मित्र हैं। तो बस इतना ही है कि इस स्थिति में इतना समझ लीजिए कि जो मीडिया में दिखाया जा रहा है, और मीडिया आज भरोसे का नहीं रहा, हिंदुस्तान के मीडिया पे तो कम से कम भरोसा नहीं कर सकते। और आज हिंदुस्तान का मीडिया जिस तरह की भूमिका अदा कर रहा है, वो निश्चित रूप से जिस लोकतंत्र के बूते, जिस संविधान के बूते वो खड़ा है, उसी की हत्या कर रहा है, मतलब उसी डाल को काट रहा है जिस पर वो बैठा हुआ है। जी अजय जी, मैं आपसे एक और चीज, क्योंकि जो बात रमेश भाई साहब कह रहे हैं कि बौखलाहट, और ये बौखलाहट अभी से नहीं शुरू हुई, मुझे ये बौखलाहट बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी जब भारत जोड़ो यात्रा थी, और जब वो टी शर्ट और क्या क्या उल जलूल बातें कर रहे थे, और वो बौखलाहट अभी तक है कि वो कौन सा गाना यूज कर रहे हैं तो कौन सा वो यूज कर रहे हैं, उस पर रोक लगाओ, इस पे रोक लगाओ, दिन भर लोग लगे हैं। लेकिन एक जरा मैं आपसे और पूछूं, क्योंकि कुछ चीजें नेशनल लेवल पे चेंज हुई हैं, और उसका रिपरकशन क्या होगा, उसका चुनाव पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि लोग अब पूछ रहे हैं। सुमोटो मोरवी का गुजरात हाईकोर्ट ने लिया है उसका कॉन्ग्रेस। कल नए सीजेआई आए हैं, चंद्रचूड़ साहब,
चंद्रचूड़ साहब के ऊपर 2 आरोप थे और वो आरोप मैं फिर से कर दूं। एक था कि अर्णब गोस्वामी को जितनी हड़बड़ाहट में उन्होंने रिलीफ दी थी, और दूसरा जो जस्टिस लोया वाला केस था, उसमें उस 3 जजों में एक जज वो भी थे जिसने ये कहा कि इसमें कोई जांच की जरूरत नहीं और केस को एक तरह से बंद कर दिया। लेकिन कल से जैसा उन्होंने तेवर दिखाया है, आजम खान वाले पे जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन कमीशन को डांट लगाई है, जिस तरह से उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया है, हालांकि दूसरी तरफ ये भी है कि वो उन्होंने लोअर कोर्ट से कहा है कि 1 दिन में उसका जजमेंट दो, जो कि वो भी मेरे ख्याल में बहुत ठीक नहीं है। लोअर कोर्ट को अपना काम करने देते। खैर, आज उन्होंने गौतम नौलखा वाले केस में उन्होंने वो जो 1-2 साल से मामला लटका हुआ था, आज उस पर रिलीफ दी है। तो आने वाले समय में अगर चंद्रचूड़ मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, केवल हम लोगों की अपेक्षा ये है कि वो अपना काम करे, वो किसी की कोई अपेक्षा नहीं किसी का फेवर करे, अपना वो इंडिपेंडेंट हो जाए, अपना काम करें। और जैसा रमेश भाई साहब कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना कम से कम जज लोग बंद कर दें, तो इसका भी मेरे ख्याल में चुनाव पे कहीं ना कहीं बहुत प्रभाव पड़ेगा। अजय शुक्ला साहब। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि पॉलिटिकल स्टेट्समैन या जो भी कुछ है कोई बंद कर देगा उसको, वो उनकी भी अभिव्यक्ति है, और जो जिस तरीके से राजनीतिक स्थितियां हैं उसमें ये सब चलेगा, क्योंकि अब नियुक्तियां भी विचारधाराओं के आधार पे हो रही हैं, तो इसलिए आप इसके लिए तो तैयार रहिए। लेकिन इसमें जरूर है, मैं उम्मीद के एक जस्टिस के रूप में देखता हूं चंद्रचूड़ को, और जैसा मैं मान के चल रहा था, और 2 दिन का जो उनका कल का और आज का जो काम का स्टाइल रहा है, उसको देख के मैं ये कह सकता हूं कि वो सही दिशा में बढ़ रहे हैं। अब वो कितना बढ़ पाएंगे, आगे कंटिन्यू कर पाएंगे, वो अलग विषय है, लेकिन अभी वो दिख रहे हैं क्योंकि अब वो इंडिपेंडेंट है। और जब उनके ऊपर जो 1-2 मामलों में जिस तरीके से होता है, तो तमाम बार तमाम विषय होते हैं, तो इसलिए उसको मुझे लगता है बहुत बड़ा फूल देने की स्थिति नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा गुनाह वाला जजमेंट नहीं कर दिया। तो इसलिए मैं उन्हें नहीं मानता हूं कि कहीं उन्होंने कोई इतना बुरा कर दिया। वो पार्ट रहे, और उस पार्ट के दौरान चूंकि उसमें वो इतने सीनियर भी नहीं थे उस समय, उस सीनियरिटी लिस्ट में, तो इसलिए उनकी हैसियत उससे बहुत बड़ी थी नहीं। लेकिन आज है, और जब आज है तो वो आप देखिए 5-6 ऐसे आर्टिकल उन्होंने किए जो, और जिनको लेकर के, चाहे आप देखिए वो सफाई कर्मी के खिलाफ जो आया हो, उनका ये क्या मजाक बना रखा है, उसके अलावा बाकी सारी चीजें हैं, और उसके असर भी दिखने लगे। आजम खान को इतनी जल्दी एकदम से कह दिया जाएगा कि हाँ आप सुनिए और ये करिए, टाइम बाउंड कह देंगे, तो ये उम्मीद नहीं की जा रही थी, लेकिन उन्होंने कहा, तो ये भी एक चीज है, ये एक बड़ा संकेत है। फिर लेकिन एक चीज और देखिए कि हिंदुस्तान के इतिहास में मुझे लगता है कि हम 3-4 लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने खुद ही 30 साल तक की तो स्थिति में देखा ही है, 40 साल में, कि स्थिति ये है कि कभी भी भारत के किसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शपथ हुई हो और प्रधानमंत्री वहां उपस्थित न रहा हो और दिल्ली का मुख्यमंत्री न रहा हो, यह हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है। और स्थिति यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शपथ होती है, प्रधानमंत्री हिमाचल में चुनाव के प्रचार को महत्व देते हैं, उनके लिए देश की सर्वोच्च न्यायपालिका के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की उस पे, मतलब राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है, आप समझ सकते हैं दोनों एक दूसरे को दिलाते हैं, तो उसकी हैसियत क्या है, और वो सर्वोच्च है, वो बाकी भी कार्यपालिका और विधायिका और दोनों से सर्वोच्च। तो ऐसी स्थिति में उसकी शपथ में वो नहीं उपस्थित है, यह देश के संवैधानिक इतिहास के लिए कलंक था। इसी तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री वो भी गुजरात में प्रचार में थे, और वह भी हमारे लिए कलंक है। और यह इस रिलेशन को भी इस्टेब्लिश करता है कि दोनों की सोच वहीं टिकती है आकर के, जो बात कही जाती है कि ए और बी टीम, तो वो सोच भी दर्शाती है। बहरहाल चलिए वो अलग विषय है। मैं आता हूं मेरिट पे। तो मेरिट पे जो उन्होंने 2 दिन के अंदर जिन केसेस में जिस तरीके से किया, और आप देखिए उसका उनके संदेश का असर कितना बड़ा रहा कि करीब करीब 1 महीने से जो मुंबई की अदालत थी
जो संजय राउत वाले केस में जजमेंट रोके हुए थी, उसने कल अपना जजमेंट अनाउंस किया उनकी रिहाई के लिए। तो आप समझिए, और हाई कोर्ट जब वो गई ईडी, तो उन्होंने कहा, ईडी ने कह दिया हाई कोर्ट ने सीधे कि हम ऐसे आपके उस पे नहीं कर सकते, जबकि उसी हाई कोर्ट ने एक बार पहले भी बगैर दूसरा पक्ष सुने ही दे दिया था, रोक दिया था। वह भी दिन हमें याद होगा, और ये भीमा कोरेगांव मसले से ही रिलेटेड मामला था। तो याद करिए कि इस तरह की तमाम सारी चीजें, लेकिन एक निजाम बदलने का जो नजरिया बदलता है वो दिखाई दे रहा है, और वो दिखाई दे रहा है। आज ही उन्होंने एक और कल रात को ही ऑर्डर पास कर दिया कि अब ऑटोमेटिक डेट को फिक्स करेगी रजिस्ट्री, और उसके लिए ये एक बहुत बड़ी समस्या थी, ये बहुत बड़े भ्रष्टाचार और दूसरी चीजों को लेकर के था। ये एक बड़ी अच्छी चीज करने की बात है, इससे एक बड़ी पारदर्शिता आने की उम्मीद है, और ये निश्चित रूप से एक बड़ी चीज होगी। तो इस तरह से कुछ चीजें संकेत दे रही हैं कि बदलाव की दिशा में जा रहे हैं कुछ लोगों को। अच्छा, और ये हिंदुस्तान में पहला मौका है जब देश के कानून मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक सब न्यायपालिका को बिल्कुल गुलाम बनाने की बात करते हैं, स्पष्ट तौर पे उसको जिस तरीके से एक बांध देने की दायरे में बात करते हैं, यह स्थिति, जबकि उनका दायित्व है असिस्ट करना, ना कि डायरेक्शन देना। वो जो असिस्टेंट है वो डायरेक्शन दे रहे हैं, तो ये स्थिति हो गई। तो निश्चित रूप से न्यायपालिका के लिए अपनी साख बचाने का वक्त है, और यदि चंद्रचूड़ ने इसे साबित किया तो वो इतिहास में नाम लिखाएंगे, कि हर कोई इतिहास में नाम नहीं लिखाता। टीएन शेषन को हम बार बार जो है कृष्णमूर्ति जी को और उनको बार बार याद कर लेते हैं, लेकिन क्या हम राजीव कुमार को इतिहास में याद करेंगे? और यदि याद करेंगे तो एक कलंकित जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के तौर पे और आयोग के रूप में याद करेंगे, या इनके पहले भी जो थे उनको भी हम उसी तरह से याद करेंगे। तो इतिहास में वो स्वर्ण अक्षरों में सदैव के लिए दर्ज हो जाएंगे। 2 ही साल है उनके पास, और इस 2 साल में वो दिखा देंगे तो अपने पिता के 7 साल का वो जवाब दे सकेंगे। तो उस स्थिति में उनके पिता देश में सबसे ज्यादा वक्त तक रहने वाले चीफ जस्टिस थे। तो ये चीजें, और उस वक्त में सत्ता का इतना दखल नहीं होता था, न्यायपालिका का सत्ता माननीय करके बात करती थी। और आज मैं आपके चैनल पे भी कह रहा हूं, मैं एडवोकेट भी हूं, मैं कहता हूं मेरे मन में कोई सम्मान नहीं है, और मैंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मेल लिखा था एक वक्त में, और उसमें लिखा था मैंने कि मिस्टर चीफ जस्टिस, और करके मैंने उन्हें पूरा संबोधित करके सारी चीज, और मैंने लिखा था कि मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये न्याय के दृष्टिकोण से उचित है और ये कीजिए। और ये बात भी मैंने इंकित की थी और लिखा था कि मैं आपको डिफेम करना चाहता हूं, मैं आपको, ये मेरी मंशा है, मैं आपको बताना चाहता हूं। तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था अपने अखबार में ये फरवरी 2019 में, और मैंने वो संपादकीय लिखा था, मिस्टर सुप्रीम कोर्ट न्याय कीजिए। तो मतलब मैंने उन्हें बिल्कुल वो करके कि उस तरह से जलील करते हुए मैंने लिखा था। जब याद होगा आपको, छत्तीसगढ़ में उनके आदिवासियों को निकाल देने और उसको लेकर के था, तो सुप्रीम कोर्ट की उसमें मेरे उस एडिटोरियल का जिक्र है जो उसने जजमेंट बदला फिर उसके बाद में। तो ये है स्थिति, तो मैं ये बता रहा हूं आपको। तो ये होता है, आप में मुझे लगता है कि बोलने की जरूरत है, और ये आज जरूरत बन गई है देश के लिए। जी।